दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की जो 13 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। और साथ ही हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लोग याद करेंगे और एमसीक्यू सेशन भी इसमें किस प्रकार से हम लोग चलाएंगे। तो जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं कृपया एक बार उसे लाइक और शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी करंट अफेयर्स सुबह की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक है ओबरा डी थर्मल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सोनभद्र ओबरा की जो आपकी ये प्रोजेक्ट है ओबरा डी थर्मल। ये दोस्तों एनटीपीसी और आपकी जो उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग है, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश जो विद्युत विभाग है, इन दोनों का 50-50 शेयर में बन रहा है। और ये बहुत ही स्पेशल यूनिट बनाई जा रही है। 800 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों जो है लगभग अगले 3 से 4 सालों में तैयार हो जाएंगे। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। ओबरा डी थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या जानना है। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओबरा डी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। यह विद्युत परियोजना सोनभद्र के ओबरा में स्थापित की जाएगी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 18,000 करोड़ रुपए है। और इस तापीय संयंत्र की क्षमता जो है, दो संयंत्र होंगे 800 मेगावाट के, यानी कि टोटल 1600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। साथ ही इस परियोजना का क्रियान्वयन जो है एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसमें उपर्युक्त दोनों की हिस्सेदारी जो है 50-50 होगी। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट होगा और क्या इसके लाभ होंगे, यह राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। कौन सी यूनिट होगी दोस्तों? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की एफिशिएंसी काफ़ी अधिक है और इसमें कोयले की खपत भी काफ़ी कम होती है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में कमी आती है। इसकी पहली यूनिट 50 महीने में और दूसरी पहली जो है लगभग 56 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। तो ये दो यूनिट हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जो बिजली उत्पादन क्षमता है उसको 1600 मेगावाट बढ़ा देंगे। तो ये रही इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। आप अगली न्यूज़ पर हम लोग देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। आज का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। ग्लोबल फायर पावर करके एक एजेंसी है जो कि सैन्य शक्ति को संपूर्ण रूप से माप करके यह रैंकिंग जारी करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है, शक्तिशाली देश है जिसके पास सैन्य क्षमताएं सबसे ज्यादा हैं। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में देखेंगे किन किन मामलों में भारत जो है अन्य दो देशों को पीछे छोड़ा है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 वैश्विक रक्षा क्षेत्र पर नजर रखने वाली डेटाबेस ग्लोबल फायर पावर ने जुलाई 2023 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स में 60 से अधिक कारकों पर सैन्य ताकतों का मूल्यांकन किया गया। प्रत्येक देश को सैन्य इकाइयों की संख्या, इनकी जो है नंबर्स ऑफ जो आर्मी पर्सनल हैं उनकी, वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनका, वो से लेकर रसद क्षमताएं यानी कि जो आवाजाही आवागमन में भी वो क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, खान पान में कितना उनका वो है, भौगोलिक स्थिति तक की श्रेणियों के आधार पर स्कोर किया। यानी कि इसकी बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं। इस रिपोर्ट में 145 देशों को सूचीबद्ध किया गया। 145 कंट्रीज जो है इसमें शामिल हुए थे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इसको यूएसए पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे रसिया है, उसके बाद चाइना है और चौथे नंबर पर आपका प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूएसए है, रूस विश्व का दूसरा और चीन विश्व का तीसरा शक्तिशाली देश है। चौथे नंबर पर दोस्तों भारत विश्व का चौथा सबसे ताकतवर देश है। और शीर्ष 4 देशों की रैंक वर्ष 2022 के अनुसार
समान है, ठीक है ना। 2022 में भी सेम रैंकिंग ऐसी आई थी। ब्रिटेन 5वें पर, दक्षिण कोरिया 6ठे पर, पाकिस्तान 7वें पर। आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान का भी स्थान जो है 7वां है। जापान इस सूची में 8वें पर, फ्रांस 9वें पर, इटली 10वें पर काबिज है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग में शामिल कुल 145 देशों में भूटान सबसे कम सैन्य रूप से शक्तिशाली देश है। भूटान 145वें स्थान पर है। 145 भूटान के बाद बेनिन है जो 144वें पर है। मालडोवा जो है 143 आइलैंड कंट्रीज हैं ये सब। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि मालडोवा, बेनिन जो है के बाद जो है सबसे लास्ट में भूटान है जिसके पास सबसे कम क्षमता है। सबसे एक नंबर पर, टॉप पर यूएसए है, उसके बाद रसिया है, फिर चीन है, फिर इंडिया है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान का भी इसमें स्थान 7वां है। दोस्तों हमारे विभिन्न कोर्सेज चल रहे हैं, इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। जैसे एसए की क्लासेज जो है हमारी चल रही है केवल मात्र 1050 में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही हमारा सार्थक टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको 28 टेस्ट हैं, इसमें कुल एक्सेस कर सकते हैं मात्र 2514 में। दोस्तों यहाँ पर हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें आर ओ पीसीएस के सभी क्लासेज, नोट्स आदि आपको मिलेंगे। ये 5130 रुपये में आपको मिलता है। साथ ही दोस्तों हमारा प्री कम मेंस जो है आर ओ का चल रहा है। ये बैच जो है इसमें आपको रेगुलर क्लासेज चल रही हैं, हिस्ट्री और साइंस 2 क्लासेज चल रही हैं। इसमें आप करंट अफेयर्स 3 क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2873 में। और साथ ही दोस्तों हमारा एक और क्लास है जो कि 75 डेज क्रैश कोर्स है 3735 में। आप इसको ज्वाइन करके कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ ले सकते हैं। चलिए, संजय कुमार मिश्रा काफ़ी विवादित पद हो गया है ईडी का। ईडी के पद पर 2018 में इनको अपॉइंट किया गया था और लगातार 2 बार इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तीसरी बार एक नोटिफिकेशन ला करके कर दिया गया, लेकिन फिर तीसरी बार जो ऑफिशियली, हालांकि 3 बार इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, फिर 2023 से फिर से बढ़ाने के जो फैसले को, सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, गलत साबित कर दिया है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों संजय कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। 11 जुलाई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी तीसरी बार कार्यकाल के विस्तार को अवैध और अमान्य घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश के बाद संजय कुमार मिश्र को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि 31 जुलाई 2023 तक वे पद पर रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संजय के कार्यकाल में तीसरी बार विस्तार करना उनके वर्ष 2021 के निर्णय के विपरीत है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो है 2 बार पहले ही एक्सटेंशन हो चुका है, हालांकि 3 बार हो चुका है। संजय कुमार मिश्रा को पहली बार वर्ष 2018 में ईडी के का निदेशक बनाया गया था। वर्ष 2020 में उन्हें 1 वर्ष का विस्तार दिया गया। संजय मिश्रा को नवंबर 2021 से 2022 तक पुनः विस्तार मिला, यानी कि 2 विस्तार हो गया। पिछले वर्ष नवंबर में ही वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके कार्यकाल को एक अधिसूचना के द्वारा नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। अब नवंबर 2023 तक जो है वो काम कर रहे थे, बीच में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो तीसरी बार विस्तार हुआ है उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। क्लियर है ना। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो तीसरा कार्यकाल है जिसका लगभग उन्होंने काम अपना कर ही लिया है, इसमें इनको अगस्त, सितंबर, 2 महीने, अक्टूबर, 3 महीने और मिलता अगर ये इनका जो है विस्तार गलत नहीं साबित होता। तो ये आप याद रखेंगे ईडी के बारे में। ईडी का जो है ऑफिशियल कार्यकाल कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है ना। कार्यकाल कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2023 ये जो है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और भारत इस बार भी 4 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर रहा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। 34th जो है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के बारे में क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। यह ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात के LN में किया गया हुआ और 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड था। इस ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। 4 स्वर्ण पदक के साथ भारत तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत की ओर से मेघ छाबड़ा, ध्रुव अडवाणी, ईशान पेडनेकर और रोहित पांडा ने स्वर्ण पदक जीता। सिंगापुर में भी 4 स्वर्ण पदक जीते। इस ओलंपियाड में 76 देशों के छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था और भारत जो है सिंगापुर के पीछे करते हुए पहले स्थान पर रहा। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला IIT
मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली भी अपना पहला फॉरेन जो है सेंटर खोल रहा है। आईआईटी मद्रास कहाँ पर अपना पहला फॉरेन सेंटर खोला था, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने क्लास में बताया था। तो चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अपनी पहली विदेशी शाखा खोलेगा। पहली विदेशी शाखा कहाँ पर होगी दोस्तों? तो आईआईटी दिल्ली की पहली विदेशी शाखा जो है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोली जाएगी। आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी दिल्ली दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका शैक्षणिक परिसर विदेश में खोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने अपने शोध और नवाचार में कार्यक्रमों में यूएई के छात्रों को भी शामिल करने की घोषणा की है। आप बताएंगे आईआईटी मद्रास ने कहाँ अपना खोला है अपना जो है पहला फॉरेन सेंटर, और भारत का भी पहला आईआईटी फॉरेन सेंटर कहाँ पर खुला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। इंटरनेशनल या वर्ल्ड मलाला डे जो है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जुलाई को, जिस दिन इनको गोली लगी थी कि तालिबानी जो कट्टरपंथी थे महिलाओं की शिक्षा के विरोध में इनको गोली मार दी गई थी। तो अपना जीवन इन्होंने बचाया और इनको नोबेल पुरस्कार भी 2014 में मिल चुका है। प्रतिवर्ष जो है 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लड़कियों की शिक्षा के लिए और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण मलाला को तालिबान ने वर्ष 2012 में गोली मार दी थी। तालिबान द्वारा हत्या से बचने के बाद जो उनके साहसी कदम ने उन्हें एक प्रतीक बना दिया। वर्ष 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलाला सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। विश्व मलाला दिवस की थीम इस बार की क्या है? आई एम मलाला। इस बार की थीम क्या है दोस्तों? आई एम मलाला। ये थीम याद रखिएगा, ये थीम पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अंतिम न्यूज है ये, सेटलमेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वेमेन यानी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए उत्तर प्रदेश जो है दादर नागर हवेली के बाद दूसरा सबसे तेजी से काम करने वाला, यानी कि पोक्सो और 376 आईपीसी की धारा 376। देखिए दो हमारे मुख्य हैं महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम होते हैं, उसमें आईपीसी की धारा जो होती है एक 376 जिसको बलात्कार का प्रयास बलात्कार कहा जाता है, और दूसरा जो है पोक्सो यानी कि ये बड़ा चर्चा में है। पोक्सो जो है ये माइनर चाइल्ड के साथ, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के के साथ अगर कोई रेप करता है, बलात्कार करने का प्रयास करता है तो उसके लिए ये दो अपराध हैं। इसमें 97% से ऊपर जो है रिकवरी रेट है भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है इस मामले में बहुत अच्छी रैंकिंग रखता है। जुलाई 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निपटने के दूसरे स्थान पर है, निपटाने के, ठीक है ना, निपटान में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो एक्ट में 97.80 यानी कि लगभग 98% मामलों का निपटान किया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में भी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यानी कि दोनों में ही दूसरे स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में भी यूपी 5वें स्थान पर है, यानी कि सभी मामलों में इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को हल करने में केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव ये दोनों पहले नंबर पर हैं। इस संदर्भ में पुदुचेरी उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को सुलझाने के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, ठीक है ना, यानी कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको निपटाने में या अपराध हैं उन सबसे ढीलाई बरती जाती है। बिहार के बाद क्रमशः मणिपुर और असम का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश जो है टॉप 2 में है। पहले पर आपका दादर नागर हवेली, ठीक है ना, और सेकंड पर आपका यूपी और थर्ड पर पुदुचेरी, ठीक है ना। तो पुदुचेरी और आपको पता है कि दादर नागर हवेली की जनसंख्या बहुत ही कम है, तो यहाँ पर तो संभव, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे वृहद बड़े और जनसंख्या में बहुत बड़ी संख्या में होने के बाद भी अगर दूसरे स्थान पर है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को कैसे आप एक्सेस करेंगे
अभियान सिविल सर्विसेज ऐप हमारा डाउनलोड करें। साथ ही दोस्तों हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के आप हमारे सारे न्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि एसे राइटिंग का कोर्स है, मात्र 1050 में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कोर्स दोस्तों हमारा है सार्थक टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के साथ ही हमारा फाउंडेशन बैच भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच के साथ हमारा RO वीओ का भी बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 75 दिवसीय क्रैश कोर्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस चल रही हैं, आप डेमो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और दोस्तों इन सभी खबरों को, इन सभी न्यूज़ को और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, हमारे विभिन्न कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करें। साथ ही हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के सारे नोट्स के रूप में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।